हाय, गुड आफ्टरनून। आज हम देखेंगे कि क्रिमिनल लॉ जुडिशरी के लिए कैसे पढ़ा जाए। बेसिकली जुडिशरी के जितने भी पेपर्स हैं, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो यूपी का है, राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है, बिहार का है, किसी भी स्टेट का हो, जो बेसिक पेपर्स हैं वो है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड एविडेंस। और अगर हम सिविल में देखेंगे वो है सीपीसी, लिमिटेशन एंड। तो अगर हमारी मास्टरी इन पांचों पेपर पर हो जाती है तो हम जुडिशरी के किसी भी एग्जाम में मात नहीं खाएंगे। हमें बहुत अच्छी तरह से ये पता चल जाएगा कि हमें कितना आता है और हम सारे पेपर्स को कवर कर सकते हैं। राइट? तो हम आपको ये बताते हैं आज की उसमें। मैं आईपीसी का एक चैप्टर लूंगी बाद में, पहले मैं ओवरऑल स्कीम बताती हूँ। देखिए, क्रिमिनल लॉ बेसिकली ऑफेंसेज को डील करता है। ऑफेंसेज क्या होती है? क्राइम। और क्राइम क्या होता है? रॉन्ग एक्ट। कौन सा रॉन्ग एक्ट? जिसे स्टेट ने पनिशेबल कर, कल्पेबल कर, ये आपको पता ही है अच्छी तरह से। क्राइम या ऑफेंस को प्रूव करने के लिए हमारे को दो फैक्टर्स दिखाने होते हैं। माइंड कौन सा? गिल्टी माइंड। और एक्ट जो कि रॉन्ग है। इस एक्ट को हम एक्टस रियस भी कहते हैं और गिल्टी माइंड को हम कहते हैं मेंस। क्लियर? अब मान लीजिए हम जाते हैं, ऑफेंस क्या है। अगर हमें इंडिया में ऑफेंसेज को देखना है तो उसकी बुक ऑफ क्राइम जो है, इंडियन बुक ऑफ क्राइम, वो है इंडियन पीनल। ये बेसिक्स है जो हम ध्यान रखते हैं जुडिशरी करते समय। इंडियन पीनल कोड एंड अदर्स। अब और भी बहुत सारे क्रिमिनल लॉ जितने भी ऑफेंस हैं उनको डिफाइन कर रखा है, डिस्क्राइब कर रखा है इंडियन पीनल कोड में या अदर एविडेंस। अब हम जाते हैं सीआरपीसी पर। अगर एक ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो कैसे ट्रायल होगा? इस प्रोसीजर से, क्रिमिनल प्रोसीजर से। और ये क्रिमिनल प्रोसीजर क्या है? ट्रायल प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है क्रिमिनल प्रोसीजर में? अगर मान लीजिए कहीं कोई एफआईआर दर्ज हो, एक इवेंट हुआ एक स्पॉट पर, यहां से इंफॉर्मेशन गई 100 नंबर को या 112 को, डीडी एंट्री रिकॉर्ड होगी और यहां से इट इज पीसीआर, यहां से इंफॉर्मेशन जाएगी कंसर्न पुलिस स्टेशन, जो उस एरिया की पुलिस स्टेशन है। यहां से कोई ऑफिसर जाएगा स्पॉट, पुलिस ऑफिसर। ये प्रोसीजर हम इसलिए बता रहे हैं कि हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को अच्छी तरह समझ सकें। हम जुडिशरी में जब भी कोई एग्जाम देने जाते हैं, चाहे हम प्रीलिम दें या मेन दें, हमें बेसिकली ओवरव्यू ऑफ कंप्लीट क्रिमिनल लॉ समझना होगा। जब हमारे को क्लैरिटी हो जाएगी तो हम उसका आंसर करने में भी सक्षम हो जाएंगे। यहां पुलिस ऑफिसर जाता है और पाता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है,
कॉग्निजेबल ऑफेंस किस लिए जरूरी है? क्योंकि अगर वो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है तो एफआईआर दर्ज नहीं होगी, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर, और एफआईआर दर्ज होती है सेक्शन 154 सीआरपीसी, यू नो इट, राइट। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो वो कंप्लेंट केस की तरह ट्राई होगा, और वो सेक्शन नॉन कॉग्निजेबल में सेक्शन 200 से लेकर आगे जाएगा और कंप्लेंट केस की तरह ट्रीट। ओके, अब हम जाते हैं, मान लीजिए कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, ये जो स्पॉट पर गया पुलिस ऑफिसर, ये यहाँ पे पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखने के लिए भेजेगा। एफआईआर दर्ज हुई सेक्शन 154। एफआईआर होने के बाद ये स्पॉट इन्वेस्टिगेशन करेगा आकर वापस। स्पॉट इन्वेस्टिगेशन से साइट प्लान बनाएगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा वो या तो उसकी होगी, मान लीजिए ये इंजर्ड है, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो इंजर्ड की स्टेटमेंट होगी, तो वो इंजर्ड की जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली कंप्लेंट मानी, और कंप्लेंट पर इंडोर्स करने के बाद यहां पर आकर इसकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगा। विटनेसेस की स्टेटमेंट होगी, विटनेसेस की जो स्टेटमेंट होगी वो होगी सेक्शन 161। हम साथ साथ सीआरपीसी को ढंग से समझेंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अगर हम देखें तो यहाँ से 154 शुरू होता है, एफआईआर दर्ज होने का, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चलता है 173 सीआरपीसी। तो 154 से लेकर सीआरपीसी के 173 तक जो सेक्शन है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसमें पुलिस का ही प्रेरोगेटिव है ये सब। तो हम देखते हैं कि यहाँ एफआईआर दर्ज हुई 154 में, उसके बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई 161 में, विटनेसेस की और कंप्लेनेंट की। उसके बाद अगर कोई ऐसी प्रोसिक्यूटिक्स या कोई ऐसा गवाह है जिसकी स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने होनी है तो 164 में होगी। उसके बाद अक्यूज अगर अरेस्ट हुआ है तो 167 में कोर्ट में प्रोड्यूस होगा और उसका रिमांड होगा। उसके बाद 173 में चार्जशीट फाइल। तो दिस इज द प्रोसीजर जो हम क्रिमिनल प्रोसीजर को इस ढंग से समझेंगे कि हम सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे, वो सेक्शन 154 से 173 सीआरपीसी के रिजिम में जाए। उस वक्त मजिस्ट्रेट का जो रोल है वो सिर्फ एक तो 164 रिकॉर्ड करने का है और एक रिमांड लेने का, जुडिशियल रिमांड या पुलिस। इस एरिया को समझ लेने के बाद हम देखेंगे कि चार्जशीट फाइल होती है 173 में। उसके बाद ट्रायल पर जाते हैं, 190 में कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है, यहां से कोर्ट शुरू हो जाता है। सेक्शन 190 में कॉग्निजेंस लेंगे। कॉग्निजेंस 3 तरीके से लिया जा सकता है, या तो पुलिस रिपोर्ट पर, या फिर कंप्लेंट पर, या कोर्ट अपने आप स्यूमोटो ले ले। और 190 के बाद यहां तक 211 से 218 ये चार्ज फ्रेम करने की इंक्वायरी है। चार्ज, जो चार्ज फ्रेम होता है, कोर्ट पूछेगा कि ये एलिगेशन है, तुम्हें कुछ कहना है। अगर कोर्ट पाएगा कि प्रीमा फेसाई केस बनता है तो वो चार्ज फ्रेम करेगा। चार्ज फ्रेम करने के बाद प्ली रिकॉर्ड करेगा कि तुमने गिल्टी मानना है अपने आप को या नहीं मानना है, लड़ना है केस को। अगर वो प्ली रिकॉर्ड करेगा गिल्टी की तो कन्विक्शन हो जाएगी, और अगर वो कहेगा नॉट गिल्टी तो ट्रायल शुरू हो जाएगा।
अब ट्रायल अगर मान लीजिए सेशंस कोर्ट में है तो वो चलेगा 230 से 235 सेशंस में। अगर डिस्चार्ज होना है तो वो 228 में हो जाएगा, और अगर चार्ज लगना है 227 में हो जाएगा, और अगर चार्ज लगना है तो 228 में। और अगर चार्ज लग गया है, उसने प्लीड नॉट गिल्टी किया है, तो यहाँ से ट्रायल शुरू होगा और 235 में जज। अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट है तो वो 240 239 में डिस्चार्ज होगा, 240 में चार्ज लगेगा और 245 पे जजमेंट। तो ये है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर। और हमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को इस ढंग से पढ़ना है कि हम 154 से 173 तक इन्वेस्टिगेशन के देखते हैं, उनमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस ये हैं। उसके बाद कोर्ट का काम आता है, कॉग्निजेंस से लेकर ट्रायल तक और जजमेंट तक। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस। बाकी जो सेक्शंस हैं वो 300 से लेकर जो 482 तक जाता है, ये सारे मिसलेनियस प्रोविजंस। और इसी बीच में अपील, रिवीजन और रिव्यू, ये प्रोविजंस भी लाइन। यानी कि अगर जजमेंट हो गई, कन्विक्शन की जजमेंट है, तो अक्यूज कन्विक्शन में जाएगा, वो अपील में जाएगा, उसके पास 2 अपील राइट है। अगर लोअर कोर्ट से हुई है जजमेंट तो वो सेशंस में जाएगा और हाई कोर्ट जा सकता है। अगर सेशंस में हुई है तो वो हाई कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। राइट। तो दिस इज द प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर से हम राइट। तो हमने क्या देखा कि क्रिमिनल लॉ के लिए आईपीसी जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें ऑफेंसेस लिखे हुए हैं और ऑफेंसेस के रिलेटेड लिखे हुए हैं। सीआरपीसी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है कि ट्रायल कहाँ और कैसे हो। राइट। और ये इंपॉर्टेंट उसके सेक्शन है। जब हम ये इस बात को समझ जाते हैं कि कैसे एफआईआर दर्ज होती है, कैसे चार्जशीट फाइल होती है और कैसे कोर्ट में चलता है, तो हमें वो प्रोविजंस भी याद रहते हैं और उनके इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी याद रहते हैं। अब हम जब एविडेंस एक्ट देखेंगे, हम देखेंगे एविडेंस एक्ट का रोल। अक्यूज ने प्लीड नॉट गिल्टी कर दिया और ट्रायल शुरू हो गया। ट्रायल शुरू हो जाएगा तो अप्रूव करने की बारी आएगी। कौन शुरू करेगा? प्रोसिक्यूशन, जिसने एलिगेशन लगाए हैं। और कौन उसे डिस्प्रूव करेगा या कॉन्ट्ररी प्रूव करेगा? अक्यूज अपने डिफेंस में। तो प्रोसिक्यूशन अपना प्रोसिक्यूशन एविडेंस लाएगा, और एविडेंस कैसे लाना, ये एविडेंस एक्ट में। राइट। कैसे आपको गवाह पेश करना है, कौन कब कैसे एग्जामिनेशन होगा उसका, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, और कैसे कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। और अक्यूज लाएगा अपना डिफेंस एविडेंस, और वो भी एविडेंस एक्ट के थ्रू। क्लियर? तो ये हम क्रिमिनल लॉ को अगर समझेंगे, ये 3 बेसिक सब्जेक्ट्स हैं क्रिमिनल लॉ के लिए जो हमारे को अच्छी तरह से समझना होगा, उनका ओवरव्यू समझिए। राइट। क्राइम क्या होता है, क्राइम ऑफेंस किस बुक में लिखा हुआ है, उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। हमें क्राइम अगर हो जाएगा तो उसका इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रोसीजर ऑफ ट्रायल क्या होगा, अपील और रिवीजन और रिव्यू का क्या सिस्टम है, वो सारा का सारा हम देखेंगे सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर को। और ट्रायल में हम प्रूव कैसे करेंगे, फैक्ट्स को प्रूव कैसे करेंगे। एविडेंस एक्ट जो है वो फैक्ट्स को एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स की तरफ। तो एविडेंस एक्ट के 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 कहता है फैक्ट्स, रेलेवेंट फैक्ट्स एंड एडमिशंस।
एंड कन्फेशंस। कौन से फैक्ट्स हम ट्रायल में लाएंगे और कौन से फैक्ट्स नहीं ला सकते। एडमिशन और कन्फेशन के बाद हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है ऑन प्रूफ। प्रूफ कैसे करेंगे हम फैक्ट्स को, और ये है बर्डन ऑफ। किस पर बर्डन जाएगा, जो एलिज करेगा उसी पर जाएगा। तो ये यात्रा जो है ये पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 की, ये फैक्ट्स को प्रूव्ड फैक्ट्स तक ले जाती है। जो पार्टी अपनी बात प्रूव कर देती है एविडेंस के थ्रू, वो अपनी बात के हिसाब से उसे चलेगी। राइट। हम इस ढंग से अगर क्रिमिनल लॉ को समझेंगे तो हमारे को जुडिशरी में किसी भी पेपर में किसी भी चीज में पास होने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि वहां में प्रोविजंस, उनका एरिया, उनका रीजन, उनका विजन, क्यों आए वो प्रोविजन, उसके अंदर क्या है, वो सब क्लियर। तो हमने देखा क्रिमिनल लॉ के लिए, क्रिमिनल लॉ के जो 3 विंग हैं वो है क्राइम यानी बुक ऑफ क्राइम, वो कोई भी बुक हो सकती है, आईपीसी हो सकती है और कोई और हो सकता है, पॉक्सो एक्ट हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे सीआरपीसी प्रोसीजर वाली बुक, कैसे ट्रायल होगा और कहाँ होगा। उसके बाद एविडेंस कैसे प्रूव होगा। ठीक है, तो ये है हमारा क्राइम और क्रिमिनल। अब हम आपको एक एरिया आईपीसी का दिखाएंगे कि कैसे क्रिमिनल लॉ पढ़ा जाता है। और इसमें हम आईपीसी का एक एरिया लेंगे, चैप्टर 17। This chapter is relating to offenses against property. Against property, right? ये जो चैप्टर है काफी बड़ा है। हमारे पास जो सारा का सारा लॉ है, आपने अपनी एलएलबी में भी देखा होगा, बेसिकली ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में मर्डर, रेप, हर्ट, ये सब चीजें आती हैं। और ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब एरिया। तो आज हम देखेंगे इसमें से चैप्टर 7 का वो एरिया जो थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती, इससे रिलेटेड है। जो हमारा थेफ्ट है वो सेक्शन 378 से सेक्शन 382 तक आईपीसी, वहां हमने जो सेक्शन बताए थे वो सीआरपीसी। एक्सटॉर्शन वाला जो पोर्शन है वो सेक्शन 383 से 389 तक, और ये वाला जो पोर्शन है वो 390 और ये 391 और ये दोनों मिलके 402 तक जाते। हमने सेक्शंस इसलिए याद करते हैं क्योंकि जब हम प्रिलिमिनरी का एग्जाम देने जाएंगे तो वहां प्रोविजंस और उनके इंग्रेडिएंट पूछे जा सकते हैं। जब हम मेंस का एग्जाम देने जाएंगे तो हमें डिटेल में लिखना होगा, केस स्टडी होगी, केस दिया होगा, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये देखेंगे इन चारों में फर्क। देखिए थेफ्ट क्या है, चोरी, इट इज डिफाइंड हियर। इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या कहती है, अगर कोई इस इंटेंशन से टू टेक अवे ए प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी कौन सी, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूव करता है उस प्रॉपर्टी को, मूव्स दैट प्रॉपर्टी, कहां से मूव करता है, आउट ऑफ पोजेशन ऑफ
ऑनर, और कैसे? विदाउट हिज कंसेंट। तो उसे कहा जाएगा कि थेफ्ट। समझ आई? चोरी कब मानी जाएगी? जब कोई बंदा उस चीज को, एक चीज को, मोबाइल प्रॉपर्टी को अपने साथ ले जाने की इंटेंशन से, नियत से उस चीज को मूव कर देता है उसके प्लेस से। कहां से? उसके पोजीशन में से जिसकी वो चीज थी, और उसकी कंसेंट के बिना, तो हम उसे थेफ्ट। राइट? सेक्शन 379 में इसकी पनिशमेंट है। सेक्शन 380 में ड्वेलिंग हाउस में किया गया थेफ्ट है। सेक्शन 381 में एम्प्लॉयर के यहाँ किया गया थेफ्ट है। और 382 में ऑफेंस के साथ अगर आपने प्रिपरेशन भी करके आए हो, आप हर्ट करने की, डेथ करने की, या डिटेन करने, तो ज्यादा बड़ा अपराध हो जाएगा। यानी कि आप चोरी करने गए हो, साथ में पिस्टल लेके या चक्कू लेके गए, कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं चोट भी पहुंचा सकता हूं, डेथ भी कर सकता हूं, और मैं डिटेन भी कर सकता हूं, बंदी बना सकता हूं। अगर हम इस चीज के साथ जाते हैं तो 382 में ये पनिशमेंट पड़ जाती है। ये यहाँ पर 3 साल की पनिशमेंट है, या 7 साल की है, यहाँ भी 7 साल की है, और यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा। राइट? अब हम देखेंगे कि थेफ्ट के बाद ये एक्सटॉर्शन, फिर उनमें फर्क देखेंगे। यहाँ ये एक्सटॉर्शन जो है, एक्सटॉर्शन है पहली बार इंटेंशन क्या है उसकी? टू पुट ए पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी। किसी आदमी को डर में बिठाना। डर में रख के, मान लीजिए चक्कू कनपट्टी पर लगा दिया, और उसके बाद उसे इंड्यूस करना। किस बात के लिए? टू डिलीवर, जो उसके पास है उसको डिलीवर करना, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, या कोई साइंड या सीज्ड डॉक्यूमेंट, सील्ड डॉक्यूमेंट जो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो सकता है। अगर ये दो चीजें होंगी, पहले डर में बिठाना और वो डर से आपको चीज डिलीवर कर दे, तो ये एक्सटॉर्शन है। राइट? और अगर मान लीजिए थेफ्ट या एक्सटॉर्शन के साथ वो प्लस करे टू कॉज हार्म, हर्ट, डेथ या डिटेंशन, यानी कि चोट पहुंचा दे, डेथ कर दे, कत्ल कर दे, और या उसे बंदी बना दे, तो ये थेफ्ट जो है वो थेफ्ट रॉबरी बन जाएगा। थेफ्ट वाली पहले सारी बातें देखेंगे, और उसके साथ साथ अगर वो आपको चोट भी पहुंचा दे, मैंने आपको बताया यहाँ क्या प्रिपरेशन की, वो पिस्टल लेके, लेकिन जब वो पिस्टल लेके आ रहा है और गोली भी मार दे चोरी करने के अंदाज से, वो गया है तिजोरी में और साथ में वो ज्वेलरी उठा रहा है, सामान उठा रहा है, और किसने उसको रोका तो उसने उसे गोली मार, तब वो रॉबरी बन जाएगी। राइट? इसी तरह से अगर वो एक्सटॉर्शन कर रहा है और उसके साथ ये प्लस कर, यानी कि फियर में रख रहा है, इंड्यूस कर रहा है उसे माल डिलीवर करने के लिए या कोई डॉक्यूमेंट डिलीवर करने के लिए, और साथ में चोट भी पहुंचा, डेथ कर दे रहा है या डिटेंशन कर दे रहा है, तब ये एक्सटॉर्शन भी रॉबरी बन जाएगी। तो देखिए, थेफ्ट क्या है? चीज को मूव करना विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर, उसके पोजेशन में से। एक्सटॉर्शन क्या है? ऐसा डर पैदा करना कि वो बंदा खुद ही अपनी चीज दे दे आपको डिलीवर कर। रॉबरी क्या है? कि अगर थेफ्ट के साथ या एक्सटॉर्शन के साथ हमने साथ में हर्ट भी कर दिया, डेथ कर दिया, डिटेंशन कर दी, तो ये रॉबरी बन जाए। और डकैती क्या है? डकैती है कि अगर मान लीजिए ये काम रॉबरी करने वाले बंदे 5 से ज्यादा हो, मोर देन 5,
अगर लोग 5 से ज्यादा हो गए तो वही रॉबरी डकैती बन गई। क्लियर? तो आप ये देखिए कि हम आईपीसी को, आईपीसी के सेक्शंस को, उनके चैप्टर को इस ढंग से क्लैरिटी से पढ़ेंगे तो हम कभी भी जुडिशरी के किसी भी परीक्षा में फेल नहीं होंगे। हमें वो एरिया बिल्कुल क्लियर रहेगा, किसी भी तरह की हमारे को कंफ्यूजन नहीं। राइट? तो इन सब के साथ मैं आप लोगों को गुड विशेष करती हूँ कि आप परीक्षा में बैठे और परीक्षा में पास हो, और जिस एम से, जिस पोस्ट के लिए आपने सपना सजो रखा है वो सपना आपका हो। आप उस कुर्सी पे बैठे जहां आप न्याय करने का काम। मैं फॉर्मर सेशन जज अर्चना सिन्हा, अर्चना क्लासेज फॉर जुडिशियल एक्सीलेंस से आप सबको विशेष करती हूँ, दुआएं करती हूँ आपके लिए, और अपने पूरे एफर्ट्स देने के लिए प्रणबद्ध हूँ कि आप आइए, हम आपका साथ देंगे, आप हम लोगों के साथ आके और अपने सपने को पूरा करें। थैंक यू वेरी मच।